नाज़रीन, तारीखी इकदाम हम देख रहे हैं, तारीखी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फलस्तीन को तस्लीम कर दिया गया है बरतानिया की जानिब से। बरतानिया ने ऑफिशियली इस बात का ऐलान कर दिया है, जैसे फ्रांस ने सरकारी सतह पर ऐलान किया, मैक्रोन ने ऐलान किया कि वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे, तो इसी तरह का ऐलान बरतानिया से सामने आ गया है। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जंग शुरू कहां से हुई थी, इसराइल का बुनियादी मकसद क्या है, फलस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर खत्म करना, और इसराइल जो भी यहां पर अट्रॉसिटीज कर रहा था उसमें वेस्ट भी मुकम्मल तौर पर उसकी सपोर्ट कर रहा था, और वेस्ट का भी कोई ज्यादा दिलचस्पी फलस्तीनी रियासत में नहीं थी। लेकिन अब ये फलस्तीनी रियासत की अनाउंसमेंट होना ये इस बात का सबूत है कि उनको इसराइल की इस जारियत में कोई फतह नजर नहीं आ रही है। और यूरोप का इसराइल के हवाले से सबसे बड़ा कंसर्न हमेशा ये रहा है कि ये कभी वापस ना आए। तो अगर इसराइल ने कहा कि हम ग्रेटर इसराइल बनाएंगे, यूरोप ने कहा कि ठीक है बनाओ, जो करना है करो, जो मिडिल ईस्ट का हुलिया बिगाड़ना है बिगाड़ो, वापस मत आना। हर वो इकदाम जिसमें इसराइल को पसपाई हो और इनको खतरा ये हो कि इसराइल की रिवर्स माइग्रेशन हो सकती है, इन्होंने हमेशा उस चीज को रोका है और इसराइल की हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन अब चीजें नाज़रीन बदल रही हैं। अब अगर ये फलस्तीनियों को भी डिस्प्लेस करते हैं तो वो भी तो यूरोप ही जाएंगे, ठीक है। और इस जारियत में इसराइल जो है वो कोई फातेह होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि इसके नतीजे में इसराइल कोलैप्स होगा और उसके नतीजे में फिर इनकी रिवर्स माइग्रेशन होगी। तो इसलिए यूरोप का हमेशा से जो बुनियादी कंसर्न था कि रिवर्स माइग्रेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो बड़ा लंबा अरसा लगा था, 77 ईयर्स गुजर गए हैं और बरतानिया अब तस्लीम जो है वो कर रहा है। तो अब इस ऐलान का मतलब यह भी है कि वो जो ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट है उससे भी वो अपने आप को दस्तबरदार कर रहे हैं। बड़ा लंबा अरसा लगा इस बात को सोचने में, और खासकर ये महीने बड़े अहम थे इस बात को सोचने में कि क्या वक्त आ गया है। यूरोप का बुनियादी इंटरेस्ट किसमें था कि ये वापस ना आए। तो अगर इसराइल ग्रेटर इसराइल बना रहा था तो उनको मसला नहीं था, उनको दिलचस्पी ह्यूमन राइट्स में या फलस्तीनी रियासत में नहीं है, उनको बुनियादी मसला यह था। तो अब ग्रेटर इसराइल बनाने के चक्कर में मिनी इसराइल भी यहां पर नहीं बचना था। तो इसलिए ये जो वेस्ट की अनाउंसमेंट है, बरतानिया की अनाउंसमेंट है, इसके बहुत ज्यादा अहमियत है और इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। अब इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इसका बरह रास्त असर अभी गजा के ऊपर क्या पड़ेगा और क्या रिकॉग्निशन से फलस्तीनी रियासत जो है वो वजूद में आ जाएगी। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। उधर 40 सेनेटर्स ने मार्को रूबियो को खत लिख दिया है, अमेरिकन सेनेटर्स ने, कि गजा में फिलफौर जो है वो जंगबंदी करवाई जाए। ये अब अमेरिका में बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप हो रहा है और जो कुछ यूरोप में हो रहा है उसका असर भी बरहराज जो है वो अमेरिका के ऊपर पड़ेगा। और इसराइल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अब अपने प्रोजेक्ट्स को जो है वो वाइंड अप कर रहे हैं। तो इसराइल की मिलिट्री, इसराइल की इकोनॉमी, इसराइल की रिप्यूट, ये सारी चीजें जो है वो चैलेंज हो रही हैं। ताजा तरीन डेवलपमेंट्स है वो आपके सामने रखेंगे और मामला अब किस तरफ जाएंगे और हम एक बड़ा टर्निंग पॉइंट यहां पर जो देख रहे हैं उसका असर क्या होगा। नाज़रीन, हम ये रिपोर्ट कर रहे थे कि ये मुतवक्का है और प्रेशर बहुत ज्यादा है और अवाम की आखिरकार फतह हुई है। ये जो तब्दीली आप यूरोप में देख रहे हैं ये इस नतीजे में नहीं है कि सऊदी अरब से फौजें निकलना थी और उसका प्रेशर था। ये बुनियादी जो प्रेशर था वो अवाम का दबाव था और अवाम ने एक बड़ी जंग लड़ी है, ठीक है ना। इंसानियत जो है वो एक बड़ी उसने जंग लड़ी है और आखिरकार इंसानियत की फतह यहां पर हो रही है और गवर्नमेंट जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर है। और जो इजरायली सुप्रीमेसी थी वो यहां पर चैलेंज हो रही है। इजरायली सुप्रीमेसी यहां पर चैलेंज हो गई है, जो पेनिट्रेट किए हुए थी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को, और बरतानिया में तो उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। रिलेटिवली अगर हम बरतानिया और फ्रांस की बात करें तो इनका इन्फ्लुएंस जो है वो बरतानिया में बहुत ज्यादा रहा है, पिछली सेंचुरीज में भी और इस वक्त भी। फ्रांस से इनके मामला हमेशा उतने आइडियल नहीं रहे जितने बाकियों के साथ हैं। फ्रांस के साथ बाकियों की निस्बत जब उनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहा है, लेकिन बरतानिया में तो इनका बहुत इन्फ्लुएंस था। तो ये जो इजराइल की सुप्रीमेसी है वेस्टर्न गवर्नमेंट्स में वो भी चैलेंज हो गई है। तो यानी वेस्टर्न गवर्नमेंट जब वो घुटने टेक गई हैं। अच्छा, और इसमें बहुत क्रेडिट जाता है स्पेन को, इसमें बहुत क्रेडिट जाता है नॉर्वे को, आयरलैंड को। यूरोप में सबसे पहले जो बड़ा बोल्ड इकदाम उठाया, बड़ा यानी यूरोपियन ताकतों का भी प्रेशर था, अमेरिका का भी प्रेशर था, इन तीन मुल्कों ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया। और फिर अभी रिसेंटली जो फ्रांस ने मोमेंटम बनाया उसको भी क्रेडिट जाता है कि फ्रांस ने जो तस्लीम किया। उसके बाद देखें एक यूनाइटेड स्टांस था ना उन्होंने लिया हुआ था इसराइल के हक में। जब फ्रांस ने एक चीज को लेजिटिमेट कर दिया, इस बात को रिकॉग्नाइज कर दिया कि इसराइल वहां पर मजालिम कर रहा है और ये सही रास्ता सिर्फ फलस्तीनी रियासत का सही रास्ता है, तो फिर बाकियों के पास भी कोई जवाब नहीं था कि, और फिर ये भी सब में खौफ था कि भाई हम इस जेनोसाइड के आखिरी सपोर्टर्स के तौर पर याद ना रखे जाएं। और जब गवर्नमेंट है वो अपने अंदर ही आइसोलेट हो रही हैं, तो अब आप जरा देखिए इसका क्या इंपैक्ट है कि अब सिक्योरिटी काउंसिल में 4 ममालिक हो गए जो फलस्तीनी रियासत को सपोर्ट करते हैं। 5 ममालिक हैं जिनके पास वीटो ताकत है, 4 ममालिक फलस्तीनी रियासत को सपोर्ट कर रहे हैं। एक ही मुल्क बच गया है और वो अमेरिका है। तो अब ट्रंप इंतजामिया के ऊपर कितना प्रेशर आने वाला है, और जाहिर है कि अगले आने वाले टाइम में जो अगली लीडरशिप आएगी तो अमेरिका एक मुसलसल अब से दबाव में होगा। 4 सिक्योरिटी काउंसिल मालिक एक चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कब तक वो उसको जो है वो रोकता रहेगा। और आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं अमेरिका के अंदर भी तो बड़ा दबाव जो है वो पैदा हो रहा है। हेडलाइंस आप जरा देखिए,
यूके विल रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट इन सितंबर अनलेस इजराइल एंड्स अपॉलिंग सिचुएशन इन गाजा, पीएम स्टारमर से। फ्रांस भी सितंबर में रिकॉग्नाइज कर रहा है, जो यूएन का सेशन वहां पर होगा उसमें फ्रांस भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, बर्तानिया भी कर रहा है, अब उसने ऐलान कर दिया ऑफिशियली। और इसका मतलब यह है कि अगर फ्रांस और बर्तानिया कर रहे हैं तो बाकी तो तमाम ईयू मेंबर्स कर रहे हैं। जर्मनी पर भी अब शदीद दबाव होगा, देखें ना अकेला जर्मनी क्या करेगा। तो दो बड़े पिलर जो हैं वो सपोर्ट कर गए हैं, तो बाकी तो सब तैयार बैठे हुए थे, तो बाकी सब यानी कि अब यूरोपीय यूनियन एज अ होल भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहा है। बहुत बड़ी मिस्टेक इसराइल ने की, अमेरिकी सेक्रेटरी डिफेंस ने इसको स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कहा था। यह है स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। देखिए जंग शुरू कहां से हुई और अभी भी उनकी इंटेंशंस फलस्तीन को नामो निशान मिटाना है, और वहां तो मामला उलट चल पड़ा है, वो तो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करते चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इन रियलिटी जंग उस डायरेक्शन में नहीं जा रही जिस डायरेक्शन में इसराइल और अमेरिका जो प्लानिंग्स उनकी हैं उस डायरेक्शन में नहीं जा रही। हम फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज करेंगे यूनाइटेड नेशन के असेंबली सेशन में, प्राइम मिनिस्टर, और हम ये स्टेप उठा चुके हैं फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का। और वी मस्ट ओपन लैंड क्रॉसिंग्स एंड ब्रिंग 500 फूड ट्रक्स इनटू गाजा डेली। साथ उन्होंने ये कहा कि एयर ड्रॉप की भी उन्होंने मुखालफत कर दी है। उन्होंने कहा कि जमीनी रास्ते से जो इमदाद पहुंचाई जाए 500 फूड ट्रक्स रोजाना दाखिल हो, ये यूनाइटेड नेशन की रिकमेंडेशन है, 500 ट्रक्स दाखिल होने चाहिए, तो उन्होंने ये बात कर दी है। टेलीग्राफ इसको रिपोर्ट कर रहा है कि जो लेबर पार्टी यानी जिसके ये प्राइम मिनिस्टर हैं उनके एमपीज क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें खतरा है कि अगर हम इसको रिकग्निशन को डिले करते दैट विल सर्व द जेरेमी कॉर्बिन्स न्यू लेफ्टिस्ट पार्टी। देखें ये बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ी तब्दीली है। जेरेमी कॉर्बिन जिन्होंने अभी ग्लोबल अलायंस बनाया है लंदन में, और उसके बारे में हम बता चुके हैं, और ये बहुत बड़े सपोर्टर हैं फलस्तीन के, और ये एक फेमस वहां के पॉलिटिशियन भी है। लेकिन अब ताजा तरीन सर्वे में जो जिसने हिला दिया बर्तानिया को कि ये यानी कि बर्तानी पॉलिटिकल एलीट को, ये बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दबाव था। देखें मैंने आपको बताया पूरी दुनिया में कोई भी सियासतदान हो वो एक चीज की कुर्बानी देने के लिए कभी तैयार नहीं होता, अपने सियासी करियर की। तो इससे पहले यूरोपियन वेस्टर्न लीडर्स को ऐसे किसी सूरत हाल का सामना करना नहीं पड़ा कि इजराइल की सपोर्ट की वजह से उनका सियासी करियर जाए। तो अब उनको यह अंदाजा हो रहा है कि भाई अगर हम इजराइल के पीछे लगे रहे तो दूसरी जो लीडरशिप है जो फलस्तीन को सपोर्ट कर रही है वो ज्यादा पॉपुलर हो रही है। तो खुद लेबर एमपीज ये बात कर रहे हैं और टेलीग्राफ उसको कोट कर रहा है कि हम जितना इसको डिले करते उतनी ज्यादा बर्तानिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो उतना ज्यादा अनपॉपुलर होना था। और ये सर्वे आप देखिए, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ यूके सपोर्ट्स रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन। इतनी बड़ी मेजर तब्दीली। और जर्मनी से खबर देखिए, जर्मनी इज मर्ज इजराइल मस्ट नॉट डिस्प्लेस गाजन्स एनेक्स वेस्ट बैंक। जर्मनी के चांसलर साहब जो है वो बयान दे रहे हैं कि ना ही गजा को डिस्प्लेस किया जाए ना ही जो है वो वेस्ट बैंक में एनेक्स किया जाए। तो जर्मनी पर भी शदीद दबाव होगा। दो बड़ी ताकतें कर गई है ना, अब पीछे क्या बचा है। अच्छा अब बात यह है कि इसका जो बरहरास्त असर है वो क्या होगा, क्या गजा में इसके नतीजे में जंगबंदी होगी। देखिए दो तीन बातें समझ लीजिए। पहली बात तो ये बहुत तारीखी इकदाम है। दूसरी बात यह है कि फलस्तीन के कॉज में ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तीसरी बात यह है कि यह जनरेशनल चेंज है, यानी जब ऊपर वाली सतह के ऊपर एक बात को तस्लीम कर लिया गया है तो तमाम लेवल्स के ऊपर, डिप्लोमेटिक लेवल्स के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के लेवल्स के ऊपर, यूनिवर्सिटीज में, पॉलिसी में, और आगे जो आपकी जो जनरेशन आनी है जिसने बागडोर संभाली है, जिसने लीडरशिप संभालनी है, तो वो इस रियलिटी के साथ आ रही है कि इजराइल वहां पर जुल्म कर रहा है, फलस्तीन की रियासत वहां पर होनी चाहिए। तो वो लीडरशिप आनी है, उसने उस अंदाज में इजराइल से बात करना है, उसने उस अंदाज में पॉलिसी बनानी है। तो ये एक जनरेशनल चेंज है, ग्रास रूट लेवल का चेंज है, और इसका बहुत असर होने वाला है। और जब ये फलस्तीन को तस्लीम ज़ाहिर है कि वो कर रहे हैं तो फिर फलस्तीन के डेलीगेशन भी वहां पर जाएंगे, उनके जो डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशन है वहां पर कायम होंगे, वो वहां पर ट्रैवल कर सकेंगे, अपनी जो है वो रैलीज निकाल सकेंगे, गवर्नमेंट्स के साथ जो है वो इंगेज कर सकेंगे, डिफरेंट फोरम जो है वो वहां पर बना सकेंगे। तो अपनी बात को आगे बढ़ाने में उनको बहुत ज्यादा इमदाद मिलेगी। यहां पर तो जो इजराइल का रास्ता है ये तो लंबी जंग का रास्ता है ना, तो ये एक पलड़ा भारी हो गया है फलस्तीन का। दूसरी बात यह है कि इस कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए इजराइल के अंदर में कुछ सेंसिबल लीडरशिप उठे और वो नेतन्याहू का तख्ता उल्टाए और इस जंग को रुकाए। यानी उनको अब ये अंदाजा हो गया है कि जिस रास्ते के ऊपर वो जा रहे हैं इसका नतीजा ये नहीं होगा कि फलस्तीनियों को मार देंगे और सारी दुनिया तल अवीव उतरेगी या यरूशलेम उतरेगी और नेतन्याहू के गले में हार पहनाएगी, इजराइलियों के गले में हार पहनाएगी। इसका नतीजा क्या होगा? द वर्ल्ड इज गोइंग टू क्लोज देयर डोर्स ऑन इजराइलीज। यूरोप में उनकी एंट्रियां बंद होने वाली हैं, यूरोप से इन्वेस्टमेंट्स बंद होने वाली हैं। यानी कुछ सेंसिबल लीडरशिप इस सारी चीज को देखकर यह फैसला कर सकती है कि आगे तो कॉन्सिक्वेंसेज और भी आने वाले हैं, फलस्तीनियों को मारकर इजराइल की सिक्योरिटी नहीं होने वाली है, तो वो नेतन्याहू का तख्ता उलट सकती है और सीज फायर की तरफ जब मामला जा सकता है। ठीक है, तो इसका एक इंपैक्ट जो है वो ये होने वाला है, यानी फौरी। और एक बरतानी प्राइम मिनिस्टर ने यह भी साथ कहा ना कि अगर इन्होंने सीज फायर कर लिया तो फिर हम शायद इस फासले को वापस भी ले लें। तो इस तरह से भी एक उन्होंने प्रेशर कायम रखने की जो कोशिश की है।
लेकिन इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात भी जरूर ज़हन में रखें। नेतन्याहू और इसका सारा जो इंतहा पसंद टोला है, उनको यह बात अब अंदाजा हो गई है, इजराइल को और ज़ायनिस्ट को यह बात अंदाजा हो गई है कि फ्यूचर में तो बहुत कुछ बदलने जा रहा है। यानी रोज रोज इनको गजा में कोई जेनोसाइड नहीं करने देगा, और आज के बाद 6 महीनों के बाद दुनिया पता नहीं और क्या पोजीशन ले चुकी होगी। तो जो करना है अभी करना है, ठीक है ना, जो ग्रेटर इजराइल बनाना है अभी बनाना है। तो इसलिए ये अपनी जंग को जारी भी रखना चाहेंगे। ये तमाम पर्सपेक्टिव हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। यानी ये इंतहापसंद तबका जो है, इंतहापसंद टोला, ये इसको जारी भी रखना चाहेगा, क्योंकि ये बात कंफर्म हो गई है कि दुनिया बदलने जा रही है। दुनिया वो नहीं है जो थी, दुनिया जो है वो बदलने जा रही है, और कल को पता नहीं अमेरिका कब बदल जाए उसका भी पता नहीं चलना। तो लेकिन अगर ये जंग जारी रखते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा, उसका नतीजे में कौन सा ग्रेटर इजराइल बनने वाला है, जरा देखिए। Harris, the moment is fast approaching when countries, companies and investors give up on businesses with Israel. वो वक्त आ रहा है और बड़ी तेजी के साथ पहुंच रहा है कि जब मुल्क, कंपनीज और इन्वेस्टर्स अपना जो बिजनेस है वो इजराइल में गिव अप करने जा रहे हैं। ये तो इख्तिताम है ना, ये तो कॉलोनी का इख्तिताम है, क्योंकि इस कॉलोनी को चलाने के लिए बहुत बड़े स्केल के ऊपर सपोर्ट आती है, फंड्स आते हैं, मरात आती हैं, मिलिट्री सपोर्ट आती है। वेस्ट की कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो इजराइल को सपोर्ट नहीं करती। और पता नहीं कोई 800-900 कंपनीज की लिस्ट तो फ्रांसिस्का एल्बनीज ने यूनाइटेड नेशन में पेश की है कि ये सपोर्ट कर रही है। तमाम टेक कंपनीज और पता नहीं क्या क्या सब जब सपोर्ट करते हैं। तो इतना यानी ये अगर जंग जारी रखते हैं तो उसका नतीजा ये निकलने वाला है। और नेतन्याहू's forever war in Gaza is crushing Israel soldiers and their families. इस रास्ते के ऊपर कोई कामयाबी नहीं है, कोई कामयाबी नहीं है, बल्कि कोलैप्स ऑफ इजराइल है। तो एक रास्ता यह है कि ये सीज फायर करें, और जाहिर है सीज फायर के साथ फिर गजा की रिकंस्ट्रक्शन जुड़ी हुई है, उसमें फिर आगे फिलिस्तीनी रियासत की तरफ मामला जाना है। और अगर ये जारियत को जारी रखते हैं उसका नतीजा भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो जेनोसाइड करके कोई भी दुनिया में जीता नहीं है, और जेनोसाइड करके कोई भी अपने अंजाम से बचा नहीं है। एक इजरायली फीमेल सोल्जर अपने 30th बर्थडे के ऊपर लिख रही है, आई नेवर एक्सपेक्टेड टू स्पेंड माई 30th बर्थडे इन अ व्हील चेयर। She went with her whole body to the land of Khan Yunis and left with half of it. ठीक है ना, ये हजारों की तादाद में इजरायली फौजी जब मजूर हो रहे हैं, हजारों की तादाद के अंदर, ठीक है। तो ये वहां पर सूरत हाल है। फिर आप देखिए नॉर्वे क्या बात कर रहा है, फाइनेंशियल टाइम। नॉर्वे ये कह रहा है कि वेस्ट जो है वो रिस्क पर लगा रहा है अपनी क्रेडिबिलिटी ओवर गाजा साइलेंस। देखिए चीजें बहुत बदल रही हैं। यानी नॉर्वे ने पूरे वेस्टर्न मुल्कों को, ऑस्ट्रेलिया को, ये भी तो सारे वेस्ट के हैं ना, कनाडा, पूरा यूरोप, ये सारा वेस्ट है। तो नॉर्वे ने कहा है कि तुम अपनी क्रेडिबिलिटी दुनिया में दांव पर लगा रहे हो, कोई तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और उन्होंने कहा कि वेस्ट का जो फेलियर है इजराइल को अकाउंटेबल ठहराने का, और दूसरी तरफ जब हम कंडेम कर रहे हैं रशिया को, और हम दुनिया से सपोर्ट मांग रहे हैं यूक्रेन के लिए रशिया के खिलाफ, तो यहां गजा में हमारे स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं। तो ये मामला चल नहीं रहा। एंड दिस थिंग इरोडिंग वेस्टर्न क्रेडिबिलिटी एंड फ्यूलिंग ग्लोबल रेजिस्टेंस टू यूएस लेड इंटरनेशनल ऑर्डर। देखें, जब बात हम करें आप उसको कहेंगे भैया आप क्या बात कर रहे हैं। एनालिसिस भी आपके सामने नहीं रख रहे हैं। एक कंट्री नॉर्वे, और नॉर्वे की अहमियत क्या है, ओस्लो अकॉर्ड वहां पर हुआ है, दुनिया की टॉप इकोनॉमी है, ठीक है। नॉर्वे ये बात कर रहा है कि यूएस लेड जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसकी बुनियादें हिल गई हैं। ग्रोइंग डिवीजन है वेस्टर्न ब्लॉक में। नॉर्वे ने कहा है कि वेस्ट का ये इनकार कि वो इजराइल को अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहा, और इसकी जो डीप हिपोक्रेसी है, पर्टिकुलरली इट वेजेस अ ग्लोबल कैंपेन टू आइसोलेट रशिया ओवर द वॉर इन यूक्रेन। खासकर जब यूरोप और वेस्ट ये कैंपेन, उसका मकसद यह है कि रशिया को दुनिया में आइसोलेट किया जाए। तो आप दुनिया से सपोर्ट मांग रहे हैं, और आप गजा के लिए क्या कर रहे हैं भाई? इस्लामी दुनिया 57 कंट्रीज है ना, तो आप उनसे कह रहे हैं कि रशिया को इन्वेस्टमेंट ना दो, रशिया के लिए ताल्लुकात ना बनाओ, तो गजा में आप क्या कर रहे हैं? तो दुनिया आपकी बात नहीं सुनेंगे और आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। यूरोप दुनिया नहीं है, दुनिया 7 बड़े आजमों के ऊपर मुश्तमिल है, यूरोप दुनिया नहीं है। वेस्टर्न गवर्नमेंट है वो रैपिडली, तेजी के साथ अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करती चली जा रही हैं, और जो उनकी लीगल नॉर्म्स हैं उनको सेलेक्टिवली अप्लाई करती हैं। रशिया पर अप्लाई कर देती हैं लेकिन इजराइल पर अप्लाई नहीं करती हैं। काफी लंबी चौड़ी बात उन्होंने लिखी है फाइनेंशियल टाइम। तो ये एक बात हो गई। अच्छा, अब यहां पर नाज़रीन अगली बात यह है कि ट्रंप ने मुकम्मल सपोर्ट तो दी नेतन्याहू को। यह बात तो साबित हो रही है कि जो कुछ गजा में हुआ है मुकम्मल ट्रंप की सपोर्ट उसमें थी। लेकिन यूरोप में जो कुछ हो रहा है, अब वहां पर बहुत बड़ी प्रेशर आ रहा है अमेरिका में। अब ये हेडलाइन देखिए, ट्रंप फैसिलिटेटेड नेतन्याहू's गाजा स्टारवेशन पॉलिसी एंड फेल्ड टू ब्रिंग द हॉस्टेजेस होम। नेतन्याहू की स्टारवेशन पॉलिसी को ट्रंप ने सपोर्ट किया, फिर भी कामयाबी कोई नहीं मिली, कोई कामयाबी नहीं मिली। और यूएस ने कहा है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है यूनाइटेड नेशन में अभी जो इस वक्त जारी है, इसको पब्लिसिटी स्टंट करा दिया। बिल्कुल अमेरिका अपने आप को इररेलेवेंट कर रहा है इसराइल के चक्कर में। कहता है ये पब्लिसिटी स्टंट है, सारी दुनिया वहां पर जमा हो रही है और ये कह रहे हैं पब्लिसिटी स्टंट।
अब जरा आप ये देखिए, 40 डेमोक्रेट्स ने, सेनेटर जो हैं, उन्होंने लेटर लिखा है रूबियो को और स्टीव विटकॉफ को, द सिचुएशन इन गाजा इज कैटास्ट्रोफिक डिस्पाइट द एंट्री ऑफ सम एड। 40 सेनेटर, ये बिल्कुल वही सिलसिला शुरू हो गया जो बर्तानिया में शुरू हुआ। 220 एमपी जो है वो सामने आ गए, उन्होंने लेटर लिख दिया। तो बहुत बड़ी कामयाबी बर्तानिया में मिली है, बहुत बड़ी कामयाबी फ्रांस में मिली है। एक इतनी बड़ी जिद्दोजहद लड़ी गई है, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई है, और हर सतह के ऊपर डिप्लोमेट सामने आ रहे हैं, एमपी सामने आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में मुजाहरे हो रहे हैं, सड़कों के ऊपर मुजाहरे हो रहे हैं। पता नहीं क्या क्या कुछ वहां पर हुआ है। एक बड़ी लड़ाई के बाद ये वेस्टर्न गवर्नमेंट जब वो ढेर हुई हैं और ये इकदाम उठाने पर ये मजबूर हुई हैं। तो यहां से ये पीछे नहीं हट सकते, यहां से इन्होंने आगे ही जाना है, और गजा में सूरत हाल नहीं बदलेगी तो प्रेशर बढ़ता मजीद चला जाएगा। अब जरा ये वाली हेडलाइन भी देखिए, एंड द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन अमेरिका एंड इजराइल इट लेड टू द अट्रॉसिटीज इन गाजा। अमेरिका आखिरी सहारा अब इजराइल कराया गया है, और अमेरिका को पूरी दुनिया के साथ टकराना है इजराइल के लिए, और अभी तक वो टकराया है लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। ईरान पर हमला करके भी हासिल नहीं हुआ, हिजबुल्लाह से हार गया, हिजबुल्लाह मौजूद है, हूतीज के सामने कुछ हासिल नहीं हो सका, और रिप्यूट तो वैसे दुनिया में तबाह कर दिया, और चाइना तो इस सारी सूरत में आगे बढ़ रहा है। एंड द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन अमेरिका एंड इजराइल, ये भी आगे होने जा रहा है, ये भी हेरिटेज रिपोर्ट कर रहा है, ये रिलेशनशिप भी अब वो चैलेंज हो रहा है। अमेरिकन सपोर्ट फॉर इजराइल गाजा वॉर हिट्स रिकॉर्ड लो। ताजा तरीन सर्वे के मुताबिक तारीख में सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल के ऊपर सपोर्ट चली गई है अमेरिकन की इजराइल के लिए। और आखिर में ये एनालिसिस देखिए, डिस्पाइट द पेन एंड स्कार्स द पैलेस्टीनियन विल डेफिनेटली सर्वाइव दिस। सारी तकलीफ, सारी जबर, सारे पेन के बावजूद फलस्तीनी इसमें से सर्वाइव करेंगे और कामयाब होंगे। इजराइल अपने गोल्स में जो है वो नाकाम होगा। डिस्पाइट के वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हो रही है, पैलेस्टीनियन हेरिटेज को, कल्चर को, उनकी एक एक चीज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, बट द पैलेस्टीनियन आइडेंटिटी विल सर्वाइव। वो यही चाहते हैं ना कि फलस्तीन का कोई नामो निशान ना रहे। दिस जेनोसाइड इज नॉट अबाउट द पास्ट, इट इज अबाउट द डेलिबरेट पॉलिसी। ये है कि इलिमिनेट कर दिया जाए फ्यूचर ऑफ द पैलेस्टीनियंस। गजा में और वेस्ट बैंक दोनों में फलस्तीनियों का फ्यूचर जो है इलिमिनेट कर दिया जाए। और वेस्ट बैंक में चूंकि सेटलर्स मुसलसल हमले कर रहे हैं और इजरायली फौज की ईमा के ऊपर कर रहे हैं, आई बिलीव दैट डिस्पाइट द पेन एंड द स्कार्स द पैलेस्टीनियन विल डेफिनेटली सर्वाइव दिस। ये रिपोर्ट कर रहा है अल जजीरा। फलस्तीनी इसमें जो सर्वाइव करेंगे। तो इधर जनाब वही 860 के ऊपर हमले और नई प्लानिंग्स, और गजा को अनेक्स करेंगे, वेस्ट बैंक को अनेक्स करेंगे। तो ये इंतहापसंद टोला जब तक अंदर से कोई नहीं निकलता और इनको उठाकर बाहर नहीं फेंकता, ये टोला जारी रहेगा। लेकिन ये इजराइल को ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन लेकर जा रहे हैं। अब देख रहे हैं दुनिया पलट रही है। और दुनिया क्यों? क्योंकि अवाम निकले हुए हैं। इसलिए किसी गवर्नमेंट के पास, किसी सियासतदान के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो जब वो इसको रद्द कर सके। और इस सब के बावजूद जब गजा में कोई तब्दीली नहीं आएगी और वहां पर ये ऐसे ही बॉम्बिंग जारी रखेंगे, ठीक है, तो मजीद प्रेशर इन गवर्नमेंट्स के ऊपर आने वाला है। और अब अगला प्रेशर यूरोप पे ये होगा कि सैंक्शन लगाएं। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन नाज़रीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज लगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।